Hello students, welcome to another new video. So basically in this video we are going to discuss about the different sources of the business finance. First of all हम बात करते हैं पीरियड बेसिस पे। पीरियड बेसिस पे मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में भी कि तीन तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला होता है सबसे पहला कि लॉन्ग टर्म वाला, जिसके अंदर 5 ईयर्स प्लस वाले होते हैं। जब आपको 5 ईयर प्लस आपको पैसा चाहिए होता है 5 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में आता है। फिर आता है मीडियम वाला। मीडियम वाले में आता है जब आपको 5 साल से कम लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए होता है। फिर आता है अपना शॉर्ट वाला। तो वो शॉर्ट वाले में आता है कि जब आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए होता है, वो शॉर्ट में आएगा। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड द डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। दीज आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, medium term sources and short term sources. तो long term sources fulfill the financial requirement of an enterprise for a period exceeding 5 years. जब आपको 5 साल से ज़्यादा के लिए ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, तो आप लॉन्ग टर्म वाले में पैसा लेना होता है। एंड इंक्लूड सोर्स सच एज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जब आपको 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए होता है तो आप कहाँ से ला सकते हैं? शेयर एंड डिबेंचर से। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लंबे समय की वाली बोरोइंग्स के लिए बोरोइंग से ला सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं। सो वेयर द फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ more than 1 year but less than 5 year, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आर यूज। कि जब आपको 5 साल से ज़्यादा के लिए लेकिन 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए होता है, तो आप मीडियम टर्म वाले फाइनेंस का यूज़ करते हो। दीज सोर्सेज इंक्लूड बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसमें आप कहाँ कहाँ से ला सकते हैं? आप किसी कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक मतलब डायरेक्ट पब्लिक से पैसा मांगना। लीज फाइनेंसिंग कर सकते हैं, अपनी असेट्स को लीज पे रखवा सकते हैं, गिरवी रखवा सकते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप लोन ले सकते हैं। अब बात आती है शॉर्ट टर्म वाले की। तो शॉर्ट टर्म फंड्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year। जब 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें पैसा नहीं चाहिए होता है, तो वो शॉर्ट टर्म फंड में आता है। इसमें आप ले सकते हैं ट्रेड क्रेडिट से, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड कमर्शियल पेपर्स आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सोर्सेज दैट प्रोवाइड फंड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। कि आपको छोटे टाइम के लिए जब पैसा चाहिए होता है, कम समय के लिए पैसा चाहिए, तो आप ट्रेड क्रेडिट कर सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट मतलब आप व्यापारिक साख यूज़ कर सकते हैं, उधार माल ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर किसी कमर्शियल बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। दूसरी बात आती है ओनरशिप के बेसिस पे। तो ओनरशिप के बेसिस पे 2 तरीके के होते हैं। एक तो ओनर का खुद का पैसा होता है और एक होता है बोरोड। बोरोड मतलब आपने किसी से उधार लिया है। तो 2 तरीके के पैसे हो गए, ओनर का पैसा और बोरोड फंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। 2 तरीके के फंड हो गए, ओनर का खुद का पैसा या फिर उधार लिया हुआ। ओनर्स फंड मीन्स फंड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। ऐसा फंड जो खुद एंटरप्राइज के ओनर, किसी कंपनी के ओनर ने प्रोवाइड करवाया हो या उसका खुद का पैसा हो, वो ओनर फंड में आएगा। विच में बी सोल ट्रेडर और पार्टनर्स और शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। वो कोई भी हो सकता है। सोल ट्रेडर, अगर आप कोई सोल ट्रेड कर रहे हैं, एकल व्यापार कर रहे हैं और आप उसमें स्वामी हैं, तो आपका खुद का पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो ओनर फंड में आएगा। किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर आप पार्टनर हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ओनरशिप फंड में आएगा। अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। एक तो होता है इक्विटी शेयर और एक होता है अपना प्रेफरेंस शेयर। 2 तरीके के शेयर होते हैं। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर अपना खुद का पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको ओनर फंड में माना जाएगा। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोरोड फंड में माना जाएगा। ठीक है। The owner's capital remains invested in the business for a longer duration and is not required to be refunded during the life period of the business। कि जब तक बिजनेस चलता है तब तक ओनरशिप का फंड अगर एक बार इन्वेस्ट हो गया तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो ओनर का खुद का पैसा है और उस पर किसी तरीके का कोई भी डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ता। इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग सोर्स फ्रॉम वेयर ओनर्स फंड्स कैन बी ऑब्टेन। 2 तरीके के हो गए। एक तो रिटेन अर्निंग हो गई अपनी। रिटेन अर्निंग मतलब कंपनी की बची हुई आय, और इक्विटी सोर्स से अगर आप पैसा ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात आती है
बोरोड फंड पे, तो बोरोड फंड्स ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द फंड रेज थ्रू लोन्स और बोरोइंग, कि अगर आपने किसी से बोरो किया है, उधार लिया है, तो वो बोरोड फंड में आएगा। द सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड फंड इंक्लूड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, किसी कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट, डायरेक्ट पब्लिक से भी पैसा मांग सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट, आप उधार माल खरीद सकते हैं। तो सच सोर्सेज प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन एंड हैव टू बी रीपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। अपन ने ओनरशिप वाले में पढ़ा था कि अगर वो एक्सपायर हो जाता है या फिर लंबे समय के लिए तक लगा रहता है तो आपको उसका दोबारा पेमेंट नहीं करना होता है, दोबारा आपको किसी को पैसा नहीं देना होता है। लेकिन बोरोड फंड में आपने जिससे उधार लिया है उसको निश्चित अवधि के बाद में पैसे को चुकाना पड़ता है। ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोअर्स ऑन सच फंड, और इस पे क्या होता है कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ता है। ओनरशिप वाले में किसी भी तरीके के कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड का पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट तो होता है इक्विटी शेयर्स को, लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता है। लेकिन बोरोड फंड में इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों का ही पेमेंट करना होता है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ जनरेशन पे, तो इस पे भी दो तरीके की होती है। एक तो होता है इंटरनल, मतलब कंपनी का खुद का पैसा, और दूसरा होता है एक्सटर्नल, मतलब कंपनी के बाहर से मंगवाया हुआ पैसा। दो तरीके के फंड होते हैं। सो अनदर बेसिस ऑफ कैटेगराइजिंग द सोर्स ऑफ फंड्स कैन बी वेदर द फंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, की आपने या तो कंपनी के अंदर से ही पैसा लगाया या फिर आप कंपनी के बाहर से पैसा लाएं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स आर दोज दैट आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द बिजनेस, जब आप कंपनी के अंदर से ही पैसा लगाते हैं, बिजनेस का खुद का पैसा ही इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो इंटरनल सोर्स में आता है। द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स कैन बी फुलफिल ओनली लिमिटेड नीड्स ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस की लिमिटेड नीड्स को ही फुलफिल करता है। क्यों करता है? क्योंकि कंपनी का खुद का पैसा लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा कंपनी के पास नहीं होता। फिर बात आती है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स इंक्लूड दूज दैट लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज सप्लायर, लेंडर एंड इन्वेस्टर, कि आप किसी बाहर सप्लायर से, लेंडर से या फिर इन्वेस्टर से जब पैसा लेके आते हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्स में आता है। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड इट इज जनरली डन थ्रू द यूज ऑफ एक्सटर्नल यूज, कि जब आपको बहुत बड़े अमाउंट का के लिए चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो आप एक्सटर्नल फंड को यूज़ करते हैं। अब बात आते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे, तो बिजनेस कैन रेज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्स, देयर इज नॉट अ सिंगल बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही तरीके का सोर्स बेस्ट नहीं होता। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पे, किस पर्पज़ के लिए आप पैसा लेके आ रहे हैं, उसकी कितनी कॉस्ट लगने वाली है, कितना रिस्क है उस पर, आप उसको कितने टाइम पे पेमेंट कर देंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट और सुटेबल होगा उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पर्पस, कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क, अ चॉइस में बी मेड बट अबाउट द सोर्स टू बी यूज, जो भी आपको सोर्स यूज करना होता है वो आपको डिफरेंट एंगल से देखना होता है। तो जो भी आपको सोर्स पे परफेक्ट लगता है फिर उसी को ही सेलेक्ट कर लिया जाता है। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज अलॉन्ग विद देयर एडवांटेज एंड लिमिटेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले आती है रिटेन अर्निंग, जो कंपनी की खुद की होती है, पूरे एक्सपेंसेस को घटाने के बाद में, ख़त्म करने के बाद में। ओके, सो अ कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग्स अमंगस्ट द शेयर होल्डर एज डिविडेंड। तो कंपनी क्या करती है, अपनी सारी ही अर्निंग्स डिविडेंड्स में नहीं बांटती है, डिविडेंड के रूप में पे नहीं करती है, कुछ अर्निंग को वो बचा के भी रखती है, जिसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। सो अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग मे बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर, की कुछ पोर्शन उसका बचा के भी रखा हुआ होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है उसका कुछ पोर्शन बचा के रखती है कंपनी भविष्य में यूज़ लेने के लिए, और उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। बात करते हैं रिटेन अर्निंग की मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में। सबसे पहली आती है कि रिटेन अर्निंग इज परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिटेन अर्निंग होती ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब जब आपको लाभ होगा तब तब आप उसमें से एक्सपेंसेस को निकाल करके आप अपनी अर्निंग्स बचाते हैं, सेविंग बचाते हैं, इसलिए इसे हम परमानेंट फंड मानते हैं किसी भी कंपनी का। सेकेंड, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। जिस तरीके से हम बाकी दूसरे लोगों से अगर पैसा लेंगे तो उस पर हमको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, अगर हम शेयर होल्डर से पैसा लेते तो डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम रिटेन अर्निंग को ही इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसमें किसी भी तरीके की इंटरेस्ट, डिविडेंड या फ्लोटेशन कॉस्ट का एक्स्ट्रा खर्चा
नहीं आता है। थर्ड बात आती है, इट में लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, और इससे क्या होता है, कंपनी की इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस भी बढ़ जाती है। जब मेरिट्स हो जाती है तो उसके बाद में कुछ इसके ड्रॉबैक्स थिंग्स भी आती है, लिमिटेशंस भी आती है। तो पहली आती है कि एक्सेसिव प्लगिंग बैक में कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमंग्स दी शेयर होल्डर, कि जब आप बहुत ज़्यादा रिटेन अर्निंग का पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे शेयर होल्डर क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि कंपनी जो है हमारे पूरी तरीके से डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर रही है, वो पैसा बचा रही है। तो इससे जो शेयर होल्डर होते हैं आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, वो हेजिटेट फील करते हैं। सेकेंड है, इट इज़ अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट होता रहता है प्रॉफिट, मे बी ज़्यादा हो जाए, मे बी कम हो जाए, मे बी हो ही नहीं। तो प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन है, कभी लॉस भी हो सकता है। तो जिस समय लॉस होगा उस समय रिटेन अर्निंग नहीं होगी। ठीक है। थर्ड है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दीज फंड्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनी फर्म्स। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स जो होती है वो ये जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है इसको नहीं मानती है, इसको अप्रूवल नहीं देती है। तो बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स है जो अपने रिमेनिंग है उसको अपन आगे वाले वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। आई होप you like this video. Thanks for watching this. If you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.